अस्सलाम वालेकुम, हाय गाइस। आज का हमारा टॉपिक है थायराइड ग्लैंड्स। इससे पहले हमने पेनक्रियाज भी पढ़ा और पिट्यूटरी ग्लैंड्स भी पढ़ा है। तो आज का जो टॉपिक है वो है थायराइड ग्लैंड, ठीक है। एंडोक्राइनोलॉजी चैप्टर का टॉपिक है। तो थायराइड ग्लैंड होता क्या है, आज हम ये डिस्कस करेंगे कि थायराइड ग्लैंड्स कहाँ पर होता है, लोकेट कहाँ पर करता है, थायराइड ग्लैंड्स की एक्शंस क्या है, इसकी एनाटॉमी क्या है और थायराइड ग्लैंड्स की हार्मोन कौन कौन से हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं बच्चों की थायराइड ग्लैंड। सबसे पहले तो इसके थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शंस कर लेते हैं। लोकेशंस कहाँ पर है जी। लोकेशन थायराइड ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द लोअर रीजन्स ऑफ द नेक इन फ्रंट ऑफ ट्रेकिया। यहाँ पर देखो, ये अगर मैं ये कहूँ कि ये हमारा ये ट्रेकिया है, ये आप लोगों को नजर आ रहा है, ये ट्रेकिया है। तो ट्रेकिया के सराउंडिंग पे यही दो लोब्स है थायराइड ग्लैंड्स के, एक लोब ये है, दूसरा लोब ये है, और ये जो हमारा पास ये प्रेजेंट है, ये क्या है, ये ट्रेकिया है, ठीक है। और ये नेक के बिल्कुल बिलो है। हमारा ये जो नेक रीजन्स है, नेक्स के बिलो इन फ्रंट ऑफ ट्रेकिया थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो उसके इसका शेप जरा देखते हैं तो बटरफ्लाई लाइक शेप होते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल बटरफ्लाई लाइक होते हैं। एक लोब ये है, दूसरा लोब ये है, और दरमियान में ये जो ब्रिज बना हुआ है, नैरो सा ब्रिज, इसका नाम है एस्थमस। एस्थमस असल में नैरो रास्ते को कहते हैं जो कि दो चीज़ों को आपस में मिला देते हैं, एज अ ब्रिज काम करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों एज अ ब्रिज का काम कौन करता है, एस्थमस करता है। ये वाला लोब इस लोब के साथ कनेक्ट हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों ये कितनी, इसके लोब्स कितने हैं, दे हैव टू लोब्स, 1 2 लोब्स के कंसिस्ट होता है एंड आर कनेक्टेड बाय एन एस्थमस विद ईच अदर। एस्थमस के जरिए ये दोनों लोब्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुआ होते हैं। तो इसका सिक्रीशंस भी होते हैं बच्चों। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये भी लोब है, ये भी लोब है। इस लोब्स के अंदर आप लोगों को क्लस्टर ऑफ सेल्स नजर आ रहा है, क्यूबाइडल सेल्स होते हैं इसके अंदर, जिसका नाम होते हैं बच्चों ये रेड कलर वाले फॉलिकुलर सेल्स, जो कि साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है, फॉलिकुलर सेल्स। और दूसरा ये जो ब्लैक कलर के मैंने बनाया है, ये पैराफॉलिकुलर सेल्स है। कौन सा है, पैराफॉलिकुलर सेल्स। ये साइज में थोड़ा सा छोटे होते हैं और ये दरमियान में प्रेजेंट होते हैं फॉलिकुलर सेल्स की। अब बच्चों यहाँ पर इसके सिक्रीशंस देखते हैं कि इन सेल्स से ये जो फॉलिकुलर है, पैराफॉलिकुलर है, इससे किस किस हार्मोन्स का प्रोडक्शन हो रहा है और फिर रिलीज भी हो रहा है। कौन कौन से है, थायराइड ग्लैंड सीक्रेटेड 3 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन। अब हम T3 का भी केमिस्ट्री पढ़ेंगे कि T3 बनता कैसा है, T4 कैसे बनता है, और यहाँ पर कैल्सिटोनिन जो है ये क्या है। तो चलो स्ट्रक्चर की तरफ आ जाओ। ये स्ट्रक्चर है फॉलिकुलर सेल्स, ये है पैराफॉलिकुलर सेल्स, ये है पैराफॉलिकुलर सेल्स से हमेशा रिलीज होते हैं कैल्सिटोनिन। कौन से हार्मोन्स, कैल्सिटोनिन। और फॉलिकुलर सेल्स से ये जो थायराइड फॉलिकुलर सेल्स है, इससे सिक्रीट होते हैं कौन से हार्मोन्स, टेट्रा आयोडोथायरानिन्स, ट्राई आयोडोथायरानिन, जिसको हम थायरॉक्सिन्स भी कहते हैं। ये टेट्रा आयोडोथायरानिन्स, इसका नाम क्या है, T4, और ये जो ट्राई आयोडोथायरानिन्स है, ये क्या है, T3, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर ये बनते कैसे हैं, T3 का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है और T4 कैसे बन रहा है। अब चले ये देख लेते हैं कि यहाँ पर ये जो फॉलिकुलर सेल्स है, ये 90 डेज 80 डेज 70 डेज तक कैल्शियम, ये जो आयोडीन्स है उसको स्टोर कर लेते हैं अपने अंदर। इसके अंदर जो आयोडीन्स का मॉलिक्यूल्स होगा ये स्टोर होगा फॉर सम डेज, मैक्सिमम 90 डेज तक ये स्टोर हो जाते हैं इस फॉलिकुलर क्यूबाइडल सेल्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पर क्यों स्टोर हो जाते हैं कि ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। किस तरह कि अगर हम आयोडीन्स को खाया जाए, वो आयोडीन्स हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, वहाँ से इस आयोडीन का अब्जॉर्प्शन होगा। जब अब्जॉर्प्शन होगा तो ये आयोडीन कहाँ पर आएगा जी, पहुँचेगा हमारा ये जो ये क्लस्टर देखो, ये क्या है जी, ये एक थायराइड ग्लैंड है,
उसके अंदर जो एनाटमी है वो है, ठीक है, फिजियोलॉजी। तो अब इसके अंदर ये सेल्स है, कौन से सेल्स है जी? फॉलिकुलर सेल्स। अब ये फॉलिकुलर सेल्स क्या बना रहा है हमारे लिए? आयोडीन्स का, आयोडीन्स तो बाहर से हम जो खाना खाते हैं वहाँ से तो आयोडीन्स हमें मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर एक और हार्मोन्स ये प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जिसका नाम है थायरोग्लोबुलिन। यहाँ पर एक थायरोग्लोबुलिन ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, एक प्रोटीन है, ताकि वो किधर प्रेजेंट होता है? इस फॉलिकुलर सेल्स के अंदर, ठीक है। अब बाहर से, और ये याद रखना है कि ये जो थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन्स है, प्रोटीन हमेशा अमाइनो एसिड से बनते हैं। इसके अंदर कौन से अमाइनो एसिड है जिस अमाइनो एसिड से ये थायरोग्लोबुलिन बनते हैं, ठीक है? तो ये आप लोगों ने याद करना है, टायरोसिन्स है। कौन सा अमाइनो एसिड है? टायरोसिन्स। अब टायरोसिन्स यहाँ पर ये देखो, ये पेप्टाइड चेन है, किस चीज का जी? थायरोग्लोबुलिन का। तो ये अमाइनो एसिड कौन से? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये अमाइनो एसिड कौन से है जी? ये टायरोसिन्स है। अब यहाँ पर बच्चों ये ग्लोबुलिन, थायरोग्लोबुलिन के साथ यहाँ पर एक आयोडीन्स अगर मिल जाए, सिंगल आयोडीन्स, तो ये मोनो आयोडोथायरानिन बनेगा। कौन सा थायरानिन्स? मोनो आयोडो, क्योंकि थायरानिन के साथ, थायरोग्लोबुलिन के साथ एक आयोडीन्स का कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो मोनो आयोडोथायरानिन बनेगा। अगर यहाँ पर बच्चों ये देखो ना, 1 2 3, अगर ये 3 आयोडीन्स यहाँ इस थायरोग्लोबुलिन के साथ मिल जाए तो बच्चों ट्राई आयोडोथायरानिन बनेगा। कौन से हार्मोन्स बनेगा? T3, इस तरीके से बनेगा। अगर बच्चों यहाँ पर फर्ज करें ये दो यहाँ पर है 1 and 2, 1 and 2, अगर ये 4 मिल जाए, 4 ये आयोडीन मिल जाए किस चीज के साथ? थायरोग्लोबुलिन के साथ, तो ये बनाएगा जी हमारे लिए टेट्रा आयोडोथायरानिन। और टेट्रा आयोडोथायरानिन का हम ये भी कहते हैं कि ये T4 हार्मोन्स है। अब बच्चों ये ट्राई आयोडोथायरानिन जो है, इसका दूसरा नाम क्या है जी? थायरॉक्सिन्स भी हम इसको कह देते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो हार्मोन्स बनते हैं T3 एंड T4 ये बन जाते हैं, ठीक है। अब जब ये बन गया, थायराइड के अंदर ये स्टोर हो गया, अब इसका एक्शंस देखते हैं, फंक्शंस की तरफ आते हैं कि इसका अब फंक्शंस क्या होगा। तो चले बच्चों फंक्शन थोड़ा सा देख लेते हैं। फंक्शंस ऑफ T3 एंड T4, थायरॉक्सिन्स का फंक्शन देखते हैं। उसके पहले हम आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि यहाँ पर ये जो T4 है ये काम कर लेता है, लेकिन बहुत स्लोली काम कर लेता है, क्योंकि ये कन्वर्ट होगा N2 T3 में, और T3 जो है ये मेजॉरिटी हमारे बॉडी के अंदर मोस्ट पावरफुल है। तो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी थायराइड ग्लैंड के हार्मोन यूज होते हैं वो कौन से है? T3 है। ये T4 फिर भी कन्वर्ट होगा T3 में, फिर हम इस T3 को यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा यूज किस चीज का होगा? फिर T3 का होगा। अब बच्चों यहाँ पर इसका थोड़ा सा फंक्शन देखो कि इट इंक्रीज द BMR। अब BMR क्या है बच्चों? बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट, इसका मतलब क्या है? BMR तो हमें पता है कि BMR है, बेसल मेटाबॉलिक रेट है, लेकिन इसका एक्शंस क्या है बच्चों? हमने यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है कि प्रोडक्शन ऑफ ATP। अब बेसल मेटाबॉलिक रेट वो प्रोसेस होता है कि जिससे हमारे बॉडी के अंदर ATPs बन रहे हैं। ATPs किस लिए बन रहे हैं? कि रेस्पिरेशन हो रहा है। अब कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ रेस्पिरेशन, जब ऑक्सीजन का कंजम्पशन हो रहा होता है सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर, तो बच्चों उसको हम कहते हैं BMR रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं उसको, क्योंकि रेस्पिरेशन जब हो रहा होता है तो हमें ATP जनरेट होते हैं, और ये ATPs जब बन रहे होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म होते हैं, ठीक है। हम फंक्शनल होते हैं, बहुत सारे काम कर लेते हैं इस एक्शंस की वजह से, ठीक है। दूसरा इसका काम ये है बच्चों, दे आल्सो सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन लिवर। अब लिवर के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस कर रहे हैं वो भी T3 कर रहे हैं, ठीक है। T3 क्या कर रहे हैं जी? लिवर के अंदर हमारा कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन करना, कोलेस्ट्रॉल को एक्युमुलेट करना, लिपोजेनेसिस करना, ये किस चीज का काम है? ये T3 और T4 का काम है।
इसके पहले, इससे बाद दे एक्ट ऑन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द मसल्स एंड नर्वस सिस्टम। अब याद रखना है, बच्चे जब ग्रोथ कर लेते हैं, छोटे बच्चे नन्हे मुन्ने जब वो ग्रोथ कर लेते हैं तो उसकी ब्रेन जब डेवलप करता जाता है, ब्रेन की डेवलपमेंट हो जाता है, तो उसके पीछे हार्मोन्स होगा, कौन सा, T3 एंड T4। उसकी बॉडी को डेवलप करेगा, बॉडी का ग्रोथ करेगा और उसका नर्वस सिस्टम्स क्या करेगा जी, मैच्योर करेगा। ठीक है। और तीसरा इसका काम ये है, दे रेगुलेट द मैच्योरिटी। अब बच्चे के अंदर जो मैच्योरिटी, प्यूबर्टी आ जाते हैं तो वो भी इस T3 और T4 की वजह से आ जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन है हमारे बॉडी का, हाइट, ग्रोथ फैक्टर, ये सब के सब इसके कंट्रोल में है। ठीक है। तो चले बच्चों, ये तो T3 T4 का फंक्शंस हुआ। अब कैल्सिटोनिन की तरफ थोड़ा सा आते हैं कि कैल्सिटोनिन का फंक्शंस क्या है। अब कैल्सिटोनिन पैराफॉलिकुलर सेल का हार्मोन्स है, थायराइड ग्लैंड का। इसका काम ये है बच्चों कि ये मेंटेन द लेवल ऑफ कैल्शियम इन आवर ब्लड। हमारे ब्लड के अंदर जो कैल्शियम का लेवल्स होता है वो मेंटेन रखता है, नैरो रेंज में रखता है, होमोस्टैटिक कंडीशन में रखता है। क्यों? अगर कैल्शियम ज्यादा हो जाए तो फिर भी हमारे लिए नुकसान है, अगर कैल्शियम का लेवल डाउन हो जाए तो फिर भी हमारे लिए नुकसान है। ठीक है। तो अब हम इसकी पैथोलॉजी की तरफ आते हैं और पैथोलॉजी हम इसके बाद में इसको रफ कर देते हैं, उसके बाद पैथोलॉजी पढ़ लेते हैं कि इसका पैथोलॉजी क्या है। T3 अगर ज्यादा हो जाए तो क्या बनेगा, अगर कम हो जाए फिर भी क्या बनेगा, कैल्सिटोनिन अगर इसकी हाइपर सिक्रीशन हुआ तो फिर क्या, अगर हाइपो हो गया तो फिर क्या इफेक्ट होगा। तो अब हम इसकी तरफ आते हैं। ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे पैथोलॉजी। किस चीज का पैथोलॉजी? पैथोलॉजी ऑफ थायराइड ग्लैंड। ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड का पैथोलॉजी में एक तो हमारे पास हाइपरथायराइडिज्म आते हैं और दूसरा हमारे पास हाइपोथायराइडिज्म आते हैं। ठीक है। अब हाइपरथायराइडिज्म क्या है, इसको हाइपरथायराइडिज्म कहते क्यों हैं? यहाँ पर जो थायरॉक्सिन्स हार्मोन होते हैं, या T3 या T4 या कैल्सिटोनिन, अगर उसकी सिक्रीशंस हद से ज्यादा बढ़ जाए, ओवर सिक्रीशन हो जाए, तो कंडीशंस कौन सा होगा जी? हाइपरथायराइडिज्म होगा। ठीक है। जब हाइपरथायराइडिज्म होगा तो हमारे बॉडी के ऊपर इफेक्ट क्या बनेगा? इफेक्ट ये बनेगा कि ग्रेव डिजीज होगा। अब ग्रेव डिजीज होता क्या है बच्चों, याद रखना कि ग्रेव डिजीज हमारा ऑटो इम्यून सिस्टम का डिजीज है। अगर ये ग्रेव डिजीज का मतलब ये है कि हमारे बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम होते हैं वो इम्यून सिस्टम जाके एक्टिवेट करेगा जी, किस चीज को? थायराइड ग्लैंड को बार बार एक्टिवेट करेगा और थायराइड ग्लैंड बार बार प्रोडक्शन करेगा, किस चीज का? थायरॉक्सिन्स का। तो हमारे बॉडी के अंदर थायरॉक्सिन्स का लेवल बढ़ जाए तो भी फिर क्या हो रहा है ग्रेव डिजीज के साथ? तो नीचे देखो, हाई मेटाबॉलिक रेट होगा। क्या होगा जी? हाई मेटाबॉलिक रेट होगा। किस चीज का? हार्ट का। मेटाबॉलिक रेट हाई होगा तो उसके साथ एनर्जी ज्यादा होगा। जब एनर्जी ज्यादा होगा तो हाई ब्लड प्रेशर होगा। क्या होगा? ब्लड प्रेशर भी हाई होगा। इंक्रीज हार्ट रेट, ये जो हमारा हार्ट बीट होता है वो भी इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है। ये सारा ग्रेव डिजीज की वजह से, और ग्रेव डिजीज एक्टिवेट करते हैं, बार बार एक्टिवेट करते हैं फॉलिकुलर सेल्स को कि सिक्रीट करो, किस चीज को? थायरॉक्सिन्स को। जब वो सिक्रीट हो जाए, हाइपरथायराइडिज्म बन जाए तो कंडीशन ये बन जाता है। ठीक है। तो इसके साथ साथ बच्चों एक कंडीशन और भी है जिसका नाम है एक्सोप्थेलेमिया। एक्सोप्थेलेमिया किस चीज को कहते हैं? ये जो प्रोट्रूजन्स ऑफ आई बॉल होते हैं, प्रोट्रूजन्स बाहर की तरफ, जो आप मोटे मोटे बाहर की तरफ, जिस तरह हम जब हैरान होते हैं या कोई ऐसे फियर की कंडीशंस में जब बंदे का आईज निकल जाते हैं बाहर से, बड़े बड़े होते हैं, तो उस कंडीशंस को एक्सोप्थेलेमिया कहते हैं। ठीक है। प्रोट्रूजन्स ऑफ आई बॉल। ठीक है। तो बल्जिंग ऑफ आई बॉल क्या होगा जी? बल्जिंग ऑफ आई बॉल्स, ऐसे बाहर की तरफ आएगा और बल्जिंग करेगा। ठीक है। तो उसके बाद ये हमारा वेट जो होगा वो लॉस होगा, कम हमारा वेट लॉस होगा। तो ये किस कंडीशंस की वजह से होगा? हाइपरथायराइडिज्म की वजह से। तो बच्चों हाइपोथायराइडिज्म फिर क्या है? हाइपोथायराइडिज्म वो कंडीशंस होता है जिसके अंदर ये जो थायरॉक्सिन्स हार्मोन होते हैं वो बहुत ज्यादा
कम सीक्रेट हो जाता है, अंडर सीक्रेशंस हो जाता है, तो कंडीशन बन जाता है जी हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है, तो हाइपोथायराइडिज्म के अंदर एक तो गाइटर बन जाता है, और गाइटर कौन सा होगा? नोडुलस होगा। नोडुलस गाइटर वो होता है जो यहाँ पर ये जगह बिल्कुल स्वेलअप हो जाता है, और यहाँ पर उसके अंदर आप इस तरह दबाओ तो वो दबाया जाता है, बिल्कुल म्यूकस उसके अंदर फिल होते हैं, म्यूकस के स्वेलिंग होते हैं, तो वो खतरनाक नहीं होते हैं, लेकिन ये जगह ये इस तरह बड़ा स्वेलअप हो जाता है, इस तरह बड़ा, इतना बड़ा बन जाता है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं जी? नोडुलस गाइटर। ठीक है, तो उसके साथ साथ इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड जो ग्लैंड होते हैं ये इनलार्जमेंट बड़ा बन जाता है। ठीक है, इनलार्जमेंट इसका हो जाता है। तो बच्चों के अंदर इसका कंडीशंस क्या होगा जब हाइपो कंडीशंस होगा? तो बच्चों के अंदर एक कंडीशन है जिसका नाम है क्रेटिनिज्म, और क्रेटिनिज्म जो है ये कौन सा कंडीशंस है? ये वो कंडीशंस है बच्चों कि जिसके अंदर बच्चा ड्वार्फ रहता है, उसकी हाइट 3 फीट, तकरीबन 3 फीट की तरह लगभग हो जाता है, 3 फीट से ऊपर नहीं जाता है उसकी हाइट, लेकिन वो इनफर्टाइल होगा, उसकी मेंटल वो रिटार्डेड होगा, इनफर्टाइल होगा ये बच्चा। ठीक है, और क्या होगा इसके साथ? ये 3 फीट हाइट का मिक्स एडिमा, इसका भी ये जो जगह होगा ये स्वेलिंग, म्यूकस की स्वेलिंग होगी, म्यूकस होगी यहाँ पर, तो मिक्स एडिमा बन जाएगी। तो ये जो कंडीशंस थे ये पैथोलॉजी ऑफ थायराइड ग्लैंड्स का थे। तो आज का हमारा लेक्चर अगर आप लोगों को अच्छे लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।